हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर अध्याय क्रमांक 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चों, हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। त्रिकोणमितीय फलन आप जानते ही हैं, मतलब इस बार हम उल्टी त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। इस बार हमको सीधी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है, इस बार हमको उल्टी त्रिकोणमिति पढ़ना है। भाई, उल्टी त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? उल्टी त्रिकोणमिति का मतलब समझिए। पिछले साल तक आप क्या करते थे? y बराबर साइन x, यहाँ पर x कोण होता था और बदले में आपको y की जगह मान मिलता था। जैसे x बराबर 30 डिग्री आप रखेंगे तो y बराबर साइन 30, और साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। तो यदि मैं फलन के रूप में देखूं तो ये x है और ये क्या था? y। अगर आप x की जगह में 30 डिग्री और 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते थे बेटा? याद रखना, इस बार भी बदलना पड़ेगा। पाई/180 का गुणा, तो 3 6 बार जाएगा, तो क्या बनता था? पाई/6। क्लियर है? तो डिग्री की जगह मैं यहाँ पे रेडियन पुट कर देता हूँ। तो अगर आप x की जगह पाई/6 पुट करते थे तो y का मान कितना आता था? 1/2। अगर आप x बराबर 60 डिग्री लेते थे तो y बराबर साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू कितना? √3/2। 60 को हम बोलते हैं पाई/3। क्या बोलते हैं? पाई/3 पर मान कितना आता? तो √3/2। तो ये देखा था, ये आपने एक फलन परिभाषित था, ये फलन था आपका, ठीक है ना? फलन आपका परिभाषित था, है ना? डोमेन ए ले लीजिए और इसका कोडोमेन बी ले लीजिए, तो ए से लेके बी के बीच में एक फलन परिभाषित था, ठीक है? अब आप इसके विपरीत सोचिए। अगर मैं कोई ऐसा फलन डिजाइन कर दूं कि जो रेंज था जिसमें परास आ रहा था, ये जो परास था, है ना, परास यहां पर पहुंच जाए, परास जो है आपका वो लेफ्ट में पहुंच जाए, ठीक है ना? तो बच्चों, अगर हम परास को लेफ्ट में ले लेते हैं और जो ये हमारा था डोमेन, जिसको हम प्रांत कहते हैं, अगर इसको हम राइट में ले लें तो क्या चलेगा बेटा? 1/2 में हमें वैल्यू उल्टा मिलेगा, पाई/6। तो सीधा फलन जो था इसका नाम था f, तो उल्टा फलन जो होगा उसका नाम पड़ेगा f इनवर्स। क्या पड़ेगा? f इनवर्स। और अगर सीधा फलन a से b में जा रहा था तो जो उल्टा फलन होगा वो b से a में जाएगा। कहाँ से कहाँ में जाएगा? b से a में। क्लियर है? क्लियर हो गया? मेरे कहने का मतलब, अगर f एक ऐसा फलन है जो a से b में परिभाषित हो, तो f इनवर्स एक ऐसा फलन है जो कि b से a में परिभाषित होता है। क्लियर हो गया? और a में आप जानते हैं कि अगर a में से x चुना जाता है, यानी x बिलोंग्स टू a, जैसा कि पिछला आपने देखा, x जो होता है a का अवयव होता है, मतलब x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो आप लिखते हैं कि y जो आता है वो x के मान पर y आता है, मतलब y x का फलन है, y x का फलन है। बट यहाँ पर आपके पास में देखिए, आप y बिलोंग्स टू b दे रहे हैं और बदले में x बिलोंग्स टू a आ रहा है, यस और नो? तो आप क्या लिखेंगे कि f इनवर्स को अगर आप y खिलाएंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? x, ठीक है ना? तो इस चीज़ का समझना जरूरी है कि अगर y बराबर fx होता है तो x क्या होता है? f इनवर्स y। अगर x पर सीधा फलन आरोपित करके आपको y प्राप्त होता है तो y पर उल्टा फलन आरोपित करके आपको क्या प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा। ये सो नो? क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है l, ओके, और l पर मैंने एक फंक्शन लगाया, पिता फंक्शन f फॉर फादर। तो फादर ऑफ l अगर m आ रहा है, क्या आ रहा है? m। तो फादर कौन सा फंक्शन मैंने बोल दिया? पिता। मतलब इस तरीके से चित्रात्मक रूप से देखा जाए तो l पर f अप्लाई हुआ
तो एल के फादर क्या है, एम है। अब मुझे एम से एल प्राप्त करना है, तो एम से एल प्राप्त करने के लिए मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा, एफ इनवर्स। क्या लगाना पड़ेगा, हाँ, जब एल के पिता एफ एम निकल रहे हैं तो एम का पुत्र, अब एफ इनवर्स कौन सा फलन होगा, पुत्र फलन। कौन सा होगा, पुत्र फलन। तो एफ इनवर्स पे अगर एम दोगे तो क्या मिलेगा, एल। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एम एफ ऑफ एल है तो एफ इनवर्स एम क्या होगा, एल होगा। इसी तरीके से अगर वाई एफ ऑफ एक्स है तो एक्स क्या मिलेगा, एफ इनवर्स वाई। अगर x में फलन आरोपित करने पर y मिलता है तो y में प्रतिलोम फलन आरोपित करने पर क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से अब हमको प्रतिलोम फलन पढ़ना है, क्योंकि पहले हमने आपको क्या दिया था, पहले हमने सीधे फलन में हमने आपको कोण दिया था, बोलिए हाँ, और कोण पर f अप्लाई किया था तो हमको क्या मिला था, वास्तविक मान। क्या मिला था, वास्तविक मान। आपने देखा होगा y बराबर साइन थीटा, भी मैंने लिख के भी बताया था। तो कोण पर आपको मान मिला था। अब बट सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। अब आपको मान दिया जाएगा और बदले में आपको क्या मिलना है, कोण मिलना है। तो अब आपको मान रहेगा और मान के ऊपर क्या अप्लाई होगा, एफ इनवर्स, और बदले में आपको क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये देखिए, पहले आपको देखिए, पहले आपको कोण पर क्या मिलता था, मान मिलता था। अब आपको मान पर क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। जैसे अगला मैंने दे दिया √3/2, तो √3 पर कोण क्या मिलेगा, π/3, π/3। ठीक है ना? तो ये कहलाएगा इनवर्स फलन। तो अब हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब जो हम मेनली हम यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम करेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम। तो बच्चों यहाँ पर हमको एक्चुअली त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम पढ़ना है। ठीक है? तो त्रिकोणमितीय फलनों का आइए प्रतिलोम बना लेते हैं। क्या होता है देखिए, अगर आपके पास y बराबर साइन एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स y, याद रखिएगा यहाँ पे x जो होगा कोण होगा और y जो होगा मान होगा। बट इनवर्स फलन में आप यहाँ पे मान देंगे और बदले में आपको क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। इसी तरीके से y बराबर अगर cos x है तो x बराबर मिलेगा cos इनवर्स y, cos इनवर्स y। अगर y बराबर 10x है, y बराबर 10x है, सो x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मेरे को सही से लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 10x है, ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स y। अगर y इक्वल टू कोसेक x है तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, कोसेक इनवर्स y। अगर y इक्वल टू सेक x है तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, सेक इनवर्स y। ठीक है ना? तो साइन कॉस 10, कॉसेक सेक और क्या कॉट। तो y बराबर अगर कॉट x है तो x बराबर निकलेगा कॉट इनवर्स y। ठीक है ना? यहाँ पर बेटा जितने फलन इस तरफ दिए गए हैं ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ये आपने क्लास 11th में पढ़े थे, त्रिकोणमितीय फलन। और यहाँ पर सारे फलन में आप इसमें आप सब में पहले इसमें कोण दे रहे थे और बदले में मान आ रहा था, इनमें सब में आप मान दे रहे हैं और बदले में क्या आ रहा है, कोण आ रहा है। तो इन्हें कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहलाएंगे ये? हाँ, तो ये फलन जो कहलाएंगे, ये फलन कहलाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी है तो 12th क्लास आपको बहुत आराम देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी ट्रिग्नोमेट्री से ही उल्टी ट्रिग्नोमेट्री का रास्ता खुलता है। ठीक है? सीधे ट्रिग्नोमेट्री से ही उल्टे ट्रिग्नोमेट्री का रास्ता खुलता है। अच्छा, अब आइए देखते हैं भाई प्रतिबंध क्या है, शर्त क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था, अब आइए उसको मिलाते हैं। देखिए क्या ये फलन है, अभी बना रहा हूं फलन। एक फलन है जो a से b में जा रहा है, ये फलन है f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, x1 x2 y2 सॉरी x1 x2 x3
है ना, x4। अब यहाँ पर कोई आउटपुट ले लीजिए y1 और y2 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 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 बताइए क्या ये जो संबंध है, अभी मैंने ये नहीं बताया है कि ये फलन है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक संबंध है, ये ए से लेके बी में जा रहा है। अब मुझे बताइए क्या ये संबंध फलन है? संबंध तो है, संबंध तो सब कुछ है, बट क्या ये फलन है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि चार बिंदुओं के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही प्रतिबिंब बन रहा है और इसका प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पापा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पापा हैं, ये बच्चे हैं। अब देखिए दिक्कत क्या आती है, अगर आप इस फलन को उल्टा लिखते, अगर आप इसका मतलब ये फलन है, ये चीज़ तो पता चल गई, मतलब ये जो फलन है ये ए से लेके बी में परिभाषित हो रहा है, इसको हम फलन कह सकते हैं ना। परंतु यदि हम इसका इन्वर्स फलन बनाएं, इसका यदि हम उल्टा फलन बनाएं, तो देखिए उल्टा फलन कहाँ से कहाँ जाएगा? बी से लेके ए में जाएगा, बी से लेके ए में। चलिए तो पहले हम संबंध बनाएं। हमने लिखा आर एक संबंध है जो बी से लेके ए में परिभाषित है। अब चलिए तो बी में क्या था भाई साहब? बी में था y1 और यहाँ पर ये बन गया x1 x2 x3 x4 और एक y2 था। ठीक है ना, तो अब बताइए क्या ये संबंध है? हाँ ये संबंध तो है। क्या ये फलन है? हैं? जोर से बोलिए। नहीं, ये फलन नहीं है। कारण नंबर 1, एक बिंदु के चार प्रतिबिंब हो पाना संभव नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर इसके जो चार प्रतिबिंब दे रहे हैं ये फलन के रूप में संभव नहीं है, क्योंकि अब ये बन चुका है इनपुट। एफ इनवर्स जो है, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है? बी से लेके ए में जा रहा है, हाँ है ना। तो y बिलोंग्स टू बी बन चुका है इनपुट और x बिलोंग्स टू ए बन चुका है आउटपुट। मतलब ये बन चुका है अब बेटा और ये बन चुका है पापा। बोलिए हाँ है ना। अब यदि उल्टे फलन के तौर पे देखें तो एक बच्चे के चार पापा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। ठीक है ना। दूसरा चीज शिकायत क्या है? दूसरी शिकायत ये है कि चलिए y1 के तो आपने चार पापा बना दिए, यहाँ y2 का कोई पापा ही नहीं है, ये और दिक्कत की बात है। भाई फलन के लिए डोमेन में कोई भी बिंदु खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो बेटा है तो उसके पापा भी जरूर होंगे। समझ गए ना। तो y2 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। पहला रीज़न तो क्या हो गया? पहला रीज़न हो गया कि y1 के चार प्रतिबिंब हैं। कितने प्रतिबिंब हैं? हाँ। और दूसरा रीज़न, मतलब पहला तो ये हो गया, इसके कारण से ये फलन नहीं होगा। और दूसरा रीज़न क्या हो गया? y2 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, बिंब नहीं है भाई, ये y2 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, ये भी गलती है। आ गया समझ में? तो ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ये फलन नहीं होगा। कोई समस्या? ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ये फलन के रूप में हमें स्वीकार नहीं है। तो याद रखिएगा कि फलन केवल तब हो सकता है, मतलब सीधा फलन तय करेगा कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। अगर सीधा फलन जो होगा, तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रतिलोम फलन किसका बनेगा? प्रतिलोम फलन कब हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये फलन है, इसका नाम है f और इसका प्रतिलोम है ये फलन। ये कौन सा फलन है? प्रतिलोम फलन है। इसका नाम है f इनवर्स। क्या नाम है? f इनवर्स। ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो f परिभाषित होगा a से b में और दूसरा f इनवर्स परिभाषित होगा b से a में। बट प्रतिलोम फलन कब बन पाएगा बेटा? प्रतिलोम फलन तब बन पाएगा यदि दिए गए अंतराल में फलन एकैकी आच्छादक हो। एकैकी, हाँ आच्छादक हो। अगर एकैकी आच्छादक होगा तो उसका f इनवर्स पॉसिबल होगा। अगर हाँ तो उसका प्रतिलोम फलन बनेगा। और अगर दिए गए फलन एकैकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम फलन कभी नहीं बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन मैं आपको दे रहा हूँ, ये a है और ये क्या है? b है।
ये सेट ए है और ये सेट बी है, और मैंने कहा कि एक फलन जा रहा है f इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। x का चुनाव होगा a से और y का चुनाव होगा b से। अब देखिए मैं फलन लिख रहा हूँ x1 x2 x3 x4 और यहाँ y1 y2 y3 y4। चलिए मिला दीजिए, x1 से क्या गया y1, x2 से क्या लिंक किया y2, x3 से क्या लिंक किया और x4 से क्या लिंक किया। कैसा फलन है, क्या ये एक एक ही है कि नहीं है, एक एक ही है क्योंकि एक का एक से है। अरे यहाँ पे अटैचमेंट। क्या ये आच्छादक है, क्यों नहीं है भैया, बिल्कुल आच्छादक है। सारे बन गए पापा, सारे छा गए। ये देखिए सारे पापा बन चुके हैं, चार थे चारों पापा बन चुके हैं, छा गए गुरु, तो आच्छादक हो गए। अब चलिए अब इसका इन्वर्स बनाते हैं, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो ये है बी और ये है क्या ए। चलिए हमने देखा, पहले हमने संबंध बनाया, तो हम संबंध परिभाषित कर रहे हैं बी से लेके ए में। तो ये देखिए x1, ओह गलत गलत, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिमाग चल रहा है मतलब बच्चों का। y1 यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3, यहाँ पे y4। इस बार ये डोमेन बन गया है ना, यानी y बिलोंग्स टू b और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आएगा a। तो y1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब इसको पलटोगे तो चोंच पलट जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो y1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा x1, y2 कॉरस्पॉन्डिंग x2, y3 कॉरस्पॉन्डिंग x3 और y4 कॉरस्पॉन्डिंग x4। आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये फलन है कि नहीं है, r जो b से a गया है, क्या ये फलन है कि नहीं है। और आप देखिए जो आपका आउटपुट था इस बार इनपुट बन गया और जो इनपुट था वो आउटपुट बन गया। तो अब ये कहलाएगा प्रतिलोम फलन। क्या कहलाएगा, जो कि b से a में जा रहा है और ये प्रतिलोम फलन है बच्चों। तो प्रतिलोम फलन दिए गए फलन का प्रतिलोम होता है, तब होता है जब दिया गया फलन क्या हो, एकेकी आच्छादक। क्या हो, एकेकी आच्छादक। अगर फलन आपका दिया गया एकेकी आच्छादक है तो प्रतिलोम फलन भी इसका संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम, यस। तो ये आपका फलन और इसका प्रतिलोम फलन, दो बातें यहाँ पे हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास में जो है, अब हम सीधे फलन की बात करते हैं, y बराबर साइन एक्स, ठीक है ना, y बराबर साइन एक्स। तो याद हो यदि आपको, साइन एक्स का ग्राफ आपने ये बनाया था, इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ चलता जाता था। ये साइन एक्स का ग्राफ था। अगर मैं यहाँ देखूँ एक्स अक्ष में कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यस और नो। x सारे मान लेता था, यानी कि इसको कह सकते थे x जो है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और y का मान कहाँ आता था, y जो है ये इस तरीके से है, y का मान +1 से लेके -1 है ना। तो आप लिखते थे y बिलोंग्स टू -1 टू +1, है ना। कहने का मतलब y बराबर साइन एक्स के लिए जो प्रांत था, प्रांत x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जिसको हम r कहते हैं, बोलिए हाँ। और जो सह प्रांत था, सॉरी, जो आपका रेंज था, जो परास था, वो क्या था, परास बराबर y बिलोंग्स टू -1 बंद अंतराल से लेके क्या +1। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यदि इस फलन को आप देखें तो आप यदि कहें y बराबर साइन एक्स, तो ये देखिए ये y है और ये क्या है, x है। उल्टा बोल गया, सॉरी, ये y होगा, ये x होगा, ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा। यस, यहाँ से यहाँ, तो x का मान आप किससे ले रहे हैं, r से। किससे ले रहे हैं, r से। तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू -1 से लेके कितना +1, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से एक फलन जा रहा है r से लेकर के -1 टू +1 जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ये फलन जा रहा है, ये हो गया आपके पास में, फलन का नाम हो गया f(x) बराबर साइन एक्स, ठीक है ना। अब हमें इसका उल्टा बनाना है, हमें इसका क्या बनाना है, उल्टा बनाना है। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है, ग्राफ से पकड़िए, कि अगर मैं कहूँ बेटा कि साइन 0 पर y का मान क्या है, 0, साइन पाई पर कितना है मान 0,
साइन पाई पर भी y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। साइन 2 पाई पर मान कितना हो गया, 0। 3 पाई पर 0, 4 पाई पर 0, 5 पाई पर। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यानी कि साइन पाई, सबसे पहले साइन 0 पर मान कितना होगा, 0। साइन पाई पर कितना होगा, 0। 2 पाई पर कितना होगा, 0। और 3 पाई पर कितना होगा, 0। इसी तरीके से माइनस पाई पर 0, माइनस 2 पाई पर 0। मतलब साइन के जितने पाई हैं सब पर मान कितना हो गया, 0। यानी कि साइन का कोई भी n पाई होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए, जब यदि आप इस फलन को पलटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पाई 2 पाई इतने सारे इतने सारे इतने सारे, हाँ है ना। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इस फलन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो फलन के इन्वर्स को पॉसिबल बनाने के लिए हम केवल ब्रांच को वहाँ तक लेंगे, हम केवल एंगल को वहाँ तक लेंगे जहाँ तक कि, देखिए यहाँ पे जो मान, जहाँ तक की जो रेंज है वहाँ तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल ज़्यादा मिल रहे हैं, हमको एंगल अनंत मिल रहे हैं एक वैल्यू पे। तो हम अपने एंगल को फिक्स करेंगे कि बार बार एंगल रिपीट ना हो, बार बार एंगल रिपीट ना हो, समझ गए ना। या एक वैल्यू के लिए केवल एक एंगल निकले। तो आइए देखिए, ग्राफ को हम लिमिटेड करते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को -π/2 से +π/2 में लिमिटेड कर दूं यहाँ तक, ठीक है ना, -π/2 से +π/2 में लिमिटेड कर दूं, तो देखिए इस पर वैल्यू क्या है, -1 है और इस पर वैल्यू +1 है। तो ये ग्राफ अगर मैंने इसको यहाँ तक बाउंडेड कर दिया है तो केवल एक बार ही एक वैल्यू आएगी, दोबारा नहीं आएगी, ठीक है ना। मतलब -1 से +1 के बीच में अगर आपने यहाँ पे ग्राफ को -π/2 से लेके +π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, तो आपका फलन यहाँ पे 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन्वर्स फलन बनाएंगे, इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, तो यदि देखिए आपके पास क्या था, आपके पास था y बराबर साइन x, y बराबर साइन x था। अब मैं y बराबर साइन इन्वर्स x बना रहा हूँ, है ना, y बराबर साइन इन्वर्स x। तो देखिए पहले ये x था और ये y था। अब y, अब देखिए उल्टा हो जाएगा, ये y बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x कौन सा मान लेगा, x लेगा मान -1 से लेके +1, यस और नो। अब y जो है लेता तो था -∞ से +∞, क्योंकि जो डोमेन था वो r था। क्या था डोमेन, r। बट यहाँ पे डोमेन रेंज में तो कन्वर्ट हुआ है, बट रेंज में हम पूरी ब्रांच r नहीं ले सकते हैं, नहीं तो रिपीटेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो केवल हमको वो ब्रांच लेना है जिसमें रिपीटेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, यानी कि मुख्य मान। क्या बोलते हैं, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा। क्लियर हो गया। तो बच्चों आपके बुक में पेज नंबर, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको। पेज नंबर आपके बुक का 28 नंबर पेज में आपको मुख्य शाखा का डायग्राम मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x में जो होता है वो डोमेन होता है -1 से लेके +1, और जो रेंज होता है वो लिखा हुआ है -π/2 से लेके +π/2। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो इसी के बीच में आएगा, बस इसके बाहर आपका आंसर नहीं आएगा। अगला देखिए कॉस इनवर्स x है। क्या है अगला, कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x जो है इसका भी जो डोमेन है वो -1 से लेके +1 बनेगा, और जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, 0 to π, ठीक है ना, 0 to π। क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, ऐसे ही कॉसेक इनवर्स x के लिए जो डोमेन है वो कितना है, वो है r -1 to +1, ठीक है ना। और जो आपका रेंज निकलेगा वो निकलेगा -π/2 से लेके +π/2, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पूरी की पूरी याद करनी है, इसको रट्टा मारना है। क्या मानना है, रट्टा। तो वहाँ पे लिख लीजिए रट्टा मारना उसको, उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। यस, चलिए आइए तो सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल आप लोग जरूर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपके पास में है
साइन इनवर्स -1/2 को हल करिए, ठीक है ना। और सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 को हल करना है तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले देखिए, लिखिए साइन इनवर्स अगर -x हो, है ना। अब याद रखिएगा थीटा मत रख दीजिएगा साइन के अंदर, क्योंकि ये प्रतिलोम फलन है और प्रतिलोम फलन कभी एंगल नहीं लेता, प्रतिलोम फलन हमेशा मान लेता है। क्या लेता है? और बदले में एंगल देता है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स x। क्लियर? दूसरा मान देखिए भाई, दूसरा मान होता है कॉस इनवर्स -x। इसे याद कर लीजिए, कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस, क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। इसको याद करना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स -x का मान होता है माइनस tan इनवर्स x। क्या होता है? इनवर्स x, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। आइए मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जैसे लिखा है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है ना। कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसके मुख्य मान को। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि मुझे ये बताओ कि साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होगी, ये आपको बताना है। तो पहले आप कोण पे वैल्यू निकालते थे, अब आपको वैल्यू दे दी और बोले बता रहा है कि कोण बताओ कितने पे होगी, है ना। तो साइन इनवर्स -1/2। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट y माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है ना। y का मान कितना मान लिया? साइन इनवर्स -1/2। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन को -1/2 मान लीजिए। अब तो y बराबर, आपको मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x होता है कि नहीं होता? तो इसे लिख लीजिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। भाई साहब x माइनस बाहर आ गया, क्लियर ना। x की जगह तो 1/2 ही खेल रहा है, 1/2। अब ये देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि y बराबर, याद करिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती थी? 30 डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो साइन इनवर्स, इसे लिखेंगे 30 को लिखिए साइन 30। क्या लिखिए? साइन 30। अब डिग्री को रेडियन में बदल लो भाई साहब, क्योंकि हम डिग्री सुनने वाले हैं मगर किताब और जांचने वाला डिग्री नहीं सुनने वाला है। तो डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो डिग्री इंटू π/180 करोगे तो बेटा आएगा π/6। क्या आएगा? π/। तो y बराबर माइनस का साइन इनवर्स और ये बन जाएगा साइन का π/6। अब साइन इनवर्स यानी उल्टा फलन और साइन यानी सीधा फलन। मतलब यदि मैं कहूँ, है ना, f ऑफ f इनवर्स, ठीक है ना, f ऑफ f इनवर्स, एक मिनट इसको ऐसा कर लो, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, समझना। ये देखो ये सीधा फलन है, ये उल्टा फलन है। x मतलब मान लो मैं या मेरे, तो देखो x मतलब मेरे और f का मतलब फादर, पापा। और f इनवर्स क्या होगा? अगर f फादर है तो f इनवर्स क्या होगा? बेटा। तो मेरे पापा का बेटा कौन होगा? मैं ही तो हूँगा। तो यहाँ पे देखो भैया f इनवर्स π/6 में साइन लगा है, ऊपर से साइन इनवर्स लग गया है। मतलब सीधा फलन और उल्टा फलन, तो मान क्या होगा? वही का वही रहेगा, है ना। तो भैया y बराबर, कुल मिला के माइनस को हाथ मत लगाओ, आंसर क्या आ गया? माइनस का π/6, क्योंकि मेरे पापा का बेटा तो मैं ही होऊंगा ना। तो अगर उल्टे फलन पे आप अगर सीधा फलन आरोपित कर दो या सीधे फलन पे उल्टा फलन आरोपित कर दो तो उत्तर क्या आएगा? x ही आएगा। इसमें भी उत्तर क्या आएगा? x ही आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया माइनस का π/6, ठीक है ना। क्लियर हो गया? माइनस का π/6। अब माइनस का π/6 उत्तर लिखते समय ये जरूर देख लेना कि माइनस π/6 आपके प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का π/6 जो है प्रिंसिपल ब्रांच में है। कैसे है? माइनस π/2 से लेके प्लस π/2। सरल भाषा में बताऊँ तो देखिए, आपकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है जिसमें आपका उत्तर आ सकता है, प्रिंसिपल शाखा जो है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 है। डिग्री में माइनस π/2 का मतलब -90 और इसका मतलब कितना? +90। और आपका आंसर आया है x बराबर माइनस π/6, यही आया ना। सॉरी, y बराबर, आपका आंसर आया है y बराबर माइनस π/6। और भैया π/6 मतलब कितना? -30 डिग्री। तो -30 तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर कहीं पर -30 बैठा होगा, तो है तो अंदर ना।
तो अगर प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होगा तो वही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर इतना होता है और साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू -1/2 है और साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है, इतना। क्लियर हो गया, जो कि इसके अंदर है। ठीक है, और बाकी लिखने का पैटर्न बिल्कुल आपको ऐसे ही रखना है क्वेश्चन को। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, चलिए अगला है कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट y इक्वल टू, दूसरा सवाल है माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। क्लियर, y का मान है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो y बराबर कॉस इनवर्स, देखिए क्या मैं √3/2 को कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 30 का मान है। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। बोलिए हाँ है ना। तो अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, तो कॉस इनवर्स कॉस को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा? तब हटा पाएगा जब ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। आप देखिए कि कॉस इनवर्स x की जो मुख्य शाखा होती है, जो होती है वो होती है 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में, ये आपको मैंने बताया, 0 से लेके पाई के बीच में। और जो आपका पाई/6 है वो 0 से पाई/6 में बिलोंग करता है भाई। 0 से पाई में क्या करता है, बिलोंग करता है। ये 0 का मतलब 0, पाई का मतलब 180 डिग्री और पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसके बीच में है, तो बस ये इसको एलिमिनेट कर देगा, आंसर कितना आ जाएगा, पाई/6। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए इसका मुख्य मान हो गया पाई/6। ठीक है, अब आइए अगला पढ़ते हैं। अगला है रेसिप्रोकल फॉर्मूले या व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम सूत्र क्या है, देखिए साइन इनवर्स x, बोलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना। तो इनवर्स में साइन इनवर्स का उल्टा होगा कॉसेक इनवर्स, बट x की जगह यहाँ पे आएगा 1/x। क्या आएगा? हाँ, सेक इनवर्स x इक्वल टू, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है ना। और कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ठीक है ना, क्लियर। वहाँ पे आपको याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan x इक्वल टू होता था 1/cot x। तो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है, साइन कॉसेक टेन कॉट सारे हो चुके हैं। ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूले। आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ये है कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन में y, तीसरा नंबर सवाल चल रहा है, लिखेंगे माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। अब आपको यदि कॉसेक के एंगल पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहूँगा यार मैं तो साइन वाला हूँ, तो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो भैया आ गया साइन इनवर्स 1/2। बोलिए हाँ है ना। अब सीधे ट्रिग्नोमेट्री में याद करिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती थी, तो साइन की वैल्यू 1/2 होती थी 30 डिग्री पे, पाई/6 पे। यस और नो? तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू साइन इनवर्स पाई/6, राइट। अब जो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल डोमेन होती है, आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x जो होता है दैट इज बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच होती है इसकी -π/2 से लेके +π/2। बोलिए हाँ है ना। और यहाँ पर एंगल इसका कितना है, पाई/6। तो क्या ये पाई/6 इसमें बीच में बैठा हुआ है? बेशक बैठा हुआ है। ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं और जैसे ही काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, पाई/6। समझ गए ना। अब आप कहें कि सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं काट देते हो, तो मैं कहूँगा बेटा देखो, मान लो किसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और अंदर का साइन जो है 9π/6 हो, तो बेटा ये नहीं काट पाएगा इसको, क्योंकि बेटा अब ये प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ही फॉर्मूला अप्लाई है। इसको क्या ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में है? नहीं है। ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में नहीं है। कौन? 9π/6 इसके बीच में
नहीं है। और जब ये इसके बीच में नहीं है तो पहले हमको 9π/6 को सॉल्व करके इसमें लाना पड़ेगा, तभी वो ब्रेक होगा। समझ में आया? फिलहाल पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? π/6। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही, π/6। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ये बेटा ये फॉर्मूले नोट कर लें आप फास्ट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सना। साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, इनसे बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये रेसिप्रोकल फार्मूले जो मैंने बताए, विलोम विलोम वाले फार्मूले, बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VIMP। डन। ठीक है बच्चों?